ऑलराइट, सो वेरी वार्म वेलकम टू बैंकर्स ग्रेड। गाइस, ये वीडियो में हम लोग है ना स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करने वाले फॉर द पोस्ट ऑफ आरआरबी स्केल 2 एंड आरआरबी स्केल 3। मेनली आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 का फॉर्म सेम टाइप से ही फिलअप होगा, सेम डिटेल्स से फिलअप करना है। जस्ट दैट आप लोगों को आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंगली वहां पर मेंशन करना रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सारा इंटरफेस सेम रहेगा। ओके, तो आप जब इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें तो मिस्टेक कर रहे बिना आप लोग इसको चेक कीजिएगा। जब भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो, अभी नहीं कर रहे हो, जब भी बाद में फिलअप करेंगे तो इस वीडियो को एज ए रेफरेंस लीजिएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को आपकी जितने भी क्वेरीज रहेंगे फॉर्म फिलअप से लेकर वो सारा रिजॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप फॉर्म फिलअप अप्लाई करने जाएंगे तो आपको आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर आरआरबी का टैब रहेगा। आपके लिए यहाँ पर है ना इस टाइप का ऑप्शन इनेबल्ड रहेगा, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3 अंडर सीआरपी आरआरबी, और जो टाइटल डला हुआ है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन अकॉर्डिंगली आप लोगों के सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन होगा, जिसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप लोगों को जस्ट सैंपल के लिए मैं आपको आगे प्रोसीड करके बताऊंगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको आपका फोटोग्राफ डालना रहेगा, आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, वो भी डिजायर्ड साइज में, है ना। तो छोटे साइज में कीजिएगा उसको, ज्यादा साइज का है तो उसको कंप्रेस कर लीजिएगा। ऑनलाइन टूल्स बहुत सारे अवेलेबल है। उसके बाद में आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि वहां पर कैप्चर इमेज का एक ऑप्शन इनेबल्ड रहेगा, तो कैप्चर इमेज करना रहेगा। ओके, वन मोर थिंग बिफोर वी डाइव इनटू द सेशन अहेड। अगर आप इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हो ना अच्छे से, तो इंश्योर कीजिएगा कि आप जस्ट फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हो, इसको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप से प्रिपरेशन भी करना है, सो दैट की अपॉर्चुनिटी इस बार आया है हमारे लिए, बार बार टाइम वेट नहीं करेगा। प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो आप व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। और आज से वेडनेसडे से हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उस बैच का पार्टिसिपेट कीजिए, सो दैट कि आपका प्रॉपर लर्निंग एग्जाम टाइम से पहले हो सके। आगे बढ़ते हैं हमारे फॉर्म फिलअप के ऊपर। तो दैट इज कि आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो कॉमन एप्लीकेशन ओपन होगा, राइट। तो अब आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, राइट। तो मे बी पॉसिबल आप स्केल 2 जीबीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो, आईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्केल 3 के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये आप लोगों को विजिबल दिख रहा होगा स्केल 3 और सब कुछ, राइट। तो आप जैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो ये स्केल 3 वाला जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आप सिलेक्ट कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ जनरल बैंकिंग ऑफिसर सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। बट नाउ व्हाट विल हैपन, बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास में अपने पास में सर्टिफिकेट नहीं होता है, और उसका प्रोबेबिलिटी भी है कि नहीं बनेगा शायद से। तो अगर नहीं बनने वाला, आप उस कास्ट से बिलोंग नहीं करते, आप सोचते हो कि ओबीसी से अप्लाई कर देंगे या एससी एसटी से अप्लाई कर देंगे और बाद में हम लोगों को जनरल जैसा कंसिडर कर लेंगे, अगर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो वहां पर आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका जो भी कैटेगरी है, फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी के लिए चलो ओबीसी सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको गाइडलाइंस देखने को मिल जाएगा। प्लीज इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सेम एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के टाइम पर भी बताएगा, ईडब्ल्यूएस में आपकी इनकम का सर्टिफिकेट लगेगा। नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर। देखो ओबीसी कैटेगरी, पर्टिकुलरली ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। ओबीसी कैटेगरी में क्या रहता है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर चलता है। तो क्रीमी लेयर क्या रहता है कि जिसका एक सर्टेन पैकेज के बाद में एनुअल इनकम हो चुका है, जैसे कि किसी का 10 लाख का इनकम है, फैमिली इनकम नॉट योर इनकम, है ना, फैमिली इनकम। तो 10 लाख के ऊपर अगर फैमिली इनकम है, उसे उसमें एग्जेम्पशन भी है, एग्रीकल्चर का इनकम, ये सब एग्जेम्प्टेड रहता है। तो ओबीसी में क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर चलता है। एससी एसटी में ऐसा नहीं चलता है। एससी एसटी में कितना भी इनकम हो, आप लोग पुराने सर्टिफिकेट के बेसिस पर भी अप्लाई कर पाते हो। ओबीसी में हर साल आपकी लेटेस्ट इनकम के अकॉर्डिंग आप लोगों को अप्लाई करना रहता है। तो जो नया परफॉर्मा मिलता है उसके बेसिस पर बाद में इंटरव्यू के टाइम पर आप अप्लाई कर लीजिएगा, अभी मेजर इश्यूज नहीं रहेगा। तो आपने यहाँ पर ओबीसी का सिलेक्ट करा टैग एग्जाम्पल के लिए। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, क्या आपको कुछ डिसेबिलिटी है 40% एंड अबव, तो यस और नो सिलेक्ट करेंगे। मोस्टली कैंडिडेट्स का नो रहेगा, आई बिलीव, है ना। जिसका यस रहेगा आप यस करेंगे, यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली, उसके बाद में आप प्रोसीड करना। अब देखो यहाँ पर हमने है ना नो कर दिया है ना, तो इसलिए ये सारे टैब हमारे लिए डिसेबल्ड है। आप देख पा रहे हो ये सारे टैब हमारे लिए, ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ग्रे ग्रे दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये डिसेबल हो गया है। ओके, नहीं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक गाइडलाइन रहेगा। ये जो भी ब्लू कलर में दिया हुआ है ना, ये सारे क्राइटेरियाज है। आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपके लिए गाइडलाइंस ओपन हो जाएगा। ये गाइडलाइंस ओपन हो गया, जितना भी ब्लू कलर का रहता है वो एक लिंक है, आप ओपन करके उसको देख सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू अ पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, तो नो कर दिया हमने, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा इफ यस, तो हमारे लिए टैब काम करेगा ही नहीं।
अब यहाँ पर रिलीजन का ऑप्शन आता है, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए अभी एग्जाम्पल के लिए हिंदू सिलेक्ट कर लेता हूँ। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हो तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं करते हो तो नो कर दीजिएगा, राइट। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने नो कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट, क्वाजी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो या क्वाजी गवर्नमेंट में मतलब सेमी गवर्नमेंट में भी काम करे तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करे तो नो कर देंगे। ओके, आप एक्स सर्विसमैन हो क्या तो यहाँ पर नो कर देंगे। एक्स सर्विसमैन मतलब आप कभी आर्मी हो इधर उधर काम करे हुए हो तो आप यस नो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मोस्टली कैंडिडेट का नो रहेगा। आप आगे बढ़ेंगे तो नेशनलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियसली आप इंडियन में मोस्टली सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होने वाले। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि आपने पहले आरआरबी का फॉर्म फिलअप करा है क्या, पहले आरआरबी के लिए अपीयर हुए क्या, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर यस और नो करने से पहले एक बात ध्यान रखना है, अगर आपने आरआरबी पीओ का आरआरबी का कभी आपने इंटरव्यू दिया है तो उसमें यस करना है। अदरवाइज आरआरबी जीबीओ इनका इंटरव्यू नहीं दिया है तो आप नो कर देंगे। अगर आप नो एनी विच वे कर भी देंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर अटेम्प्ट से कोई भी इशू नहीं होता। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है तो उनके सामने आता है कि यार ये पर्सन 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो उसमें अच्छा इंप्रेशन आता है। यूं मत सोचना कि सर मैं इसको नो कर देता हूँ, पिछले साल मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन नो कर दूंगा तो कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है क्या, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। लेकिन आप जैसे यस करते हैं ना तो आपसे पूछा जाता है कितने अटेम्प्ट आपने लिए हैं, कौन सा अटेम्प्ट करा था। आप आपके आरआरबी का सिलेक्शन कर पाएंगे, जैसे कि पिछले साल वाला जो भी नंबर था आप उसको सिलेक्ट कर पाएंगे, कब आपने इंटरव्यू दिया था, आपने इसको सिलेक्ट करा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट एक करा। इंटरव्यू को काउंट करा जाता है अटेम्प्ट में, एग्जाम दिया फेल हो गए तो काउंट नहीं करा जाएगा। और अगर आप नहीं मेंशन भी करना चाहते हो तो भी नो कर सकते हो, उसका कोई मेजर इशू नहीं है। ठीक है, यस नो नहीं, यस नो कब करना है, आप यस जब करेंगे जब आपने इंटरव्यू दिया है ना, इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया तो आपको यस करना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप उसके अकॉर्डिंगली आरआरबी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, 1 2 जो भी था आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मैं अभी के लिए नो कर देता हूं यहाँ पर। स्टेट टू विच द सेंटर ऑफ एग्जाम बिलोंग्स, अब यहाँ पर एक कॉमन मेथ है बहुत सारे कैंडिडेट्स में कि सर जनरल बैंकिंग ऑफिसर, आरआरबी स्केल 3, आईटी ऑफिसर, सभी पोस्ट में स्टेट वाइज पोस्ट है तो हमको क्या स्टेट के लिए अप्लाई करना है, स्टेट के लिए अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर पैन इंडिया आप लोग अप्लाई कर रहे हो, जस्ट आपके पास में एक एग्जांपल रहता है कि आपको प्रेफरेंस मिल जाता है कि आप प्रेफरेंस डाल सकते हो कि आपको कौन सा स्टेट प्रायोरिटी रखना है ना। आपके नंबर, कंपटीशन और कट ऑफ डिसाइड करता है कि कौन सा आपको स्टेट मिलने वाला है, तो फाइनल मेरिट बन जाता है ना, उस टाइम पर आपको बताया जाता है कि आपको ये स्टेट मिला है ना। आपको ऐसा नहीं है कि आपको उसी स्टेट में अप्लाई करना रहता है। तो दैट्स व्हाई बहुत सारे कैंडिडेट्स जब फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहते कि हमारे स्टेट में वैकेंसी नहीं है, तो पहली बात तो ये श्योर ही नहीं है कि आपको कोई स्टेट मिला भी है या नहीं मिला है, राइट। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि जिस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सिलेक्टिंग मध्य प्रदेश, और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर पाएंगे भोपाल, ग्वालियर, आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, प्रेफरेंस नंबर 1 मांगा, देन आपसे मांगा जाएगा यहाँ पर प्रेफरेंस नंबर 2। स्क्रीन में आपको ये विजिबल नहीं होगा, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। ओके, तो सेंटर ऑफ एग्जाम आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब देखो आपसे यहाँ पर एक और टैब में पूछा गया है कि आप ये आईडी प्रूफ वहां पर लेकर जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पर, तो आप आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डिटेल डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं रफली यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल रहा हूँ और ये सैंपल नंबर मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। तो मैंने यहाँ पर सैंपल डाल दिया आधार कार्ड, आप ये आईडी प्रूफ लेकर जाइएगा। अगर नहीं भी ले जा पाते हो ना तो आप दूसरा ले जा सकते हो, लेकिन कभी कुछ उनको मैच करना हुआ ना कि आपके एप्लीकेशन से मैच करना है तो ये आईडी प्रूफ से आपको मैच करेंगे। आईडी नंबर वेरीफाई करके डालिएगा। फॉर एन एग्जांपल मैं जस्ट रैंडमली यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पुटअप कर देता हूँ 1 जनवरी और 1994 कर देता हूँ, ठीक है, जनरल कैटेगरी से करा था हमने। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में आ गया कि ईयर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से कब से कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 सितंबर 2025 से एज काउंटिंग होता है और 21 सितंबर 2025 से आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। ठीक है, आपने यहाँ पर मेल सिलेक्ट कर दिया, आधार कार्ड नंबर आपने डाल दिया जो भी डालना था। ठीक है, आपका जो भी एक्चुअल रहेगा वो आप डाल दीजिएगा। तो ये डल गया है। आपने मैरिड अनमैरिड जो भी स्टेटस है वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। फॉर एन एग्जांपल मैं अभी के लिए अनमैरिड सिलेक्ट कर देता हूँ। आपने कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन नो कर दिया मैंने अभी टेम्पररी बेसिस पर, ठीक है। अब यहाँ पर पैन कार्ड नंबर ये सब मांग रहा है, तो ठीक है मैं इसको अभी एज इट इज रहने देता हूँ क्योंकि वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। आपकी कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर है क्या, तो मैंने नो कर दिया है, मोस्टली के नो रहेंगे। अब यहाँ पर आपने फादर्स नेम कर दिया तो मैं आपके एग्जाम्पल के लिए कर देता हूँ, आप एक्स वाई जी ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। मदर्स नेम में आप भी डाल सकते हो, है ना। अभी के लिए मैं रैंडम नाम डाल रहा हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना, एग्जैक्ट नहीं डाल रहा हूँ। तो ये हो गया, ठीक है।
अभी के लिए मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, आप आपका एड्रेस डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर एक और आपको क्वेश्चन आएगा कि सर हमारा अभी जहां पर हम रहते हैं वहां पर हमारा जॉब है, परमानेंट एड्रेस अलग है, तो आप आपका कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हो, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हो। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए भी टिक कर रहा हूँ कि मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वही करस्पॉन्डेंट एड्रेस है, तो मैंने यहाँ पर टिक मार्क कर दिया, एज इट इज ही आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया कौन से एड्रेस पर आपको जीएसटी का इनवॉइस चाहिए, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, करस्पॉन्डेंस या फिर आपका परमानेंट एड्रेस, वहां पर रिसीट आ जाएगा। अब यहाँ पर हम वैलिडेट डिटेल्स करेंगे। जब भी आप वैलिडेट डिटेल्स करेंगे आप लोगों के सामने हमेशा मोस्टली ऐसा टैब आता है, देखो यहाँ पर आप करेंगे ना तो ऐसा आएगा टैब, वन मोर और मोर एरर्स फाउंड इन द पेज। जब भी आपको एरर आएगा ध्यान दीजिएगा, ये एरर जैसा आएगा ना तो आप जहां पर ऊपर जाएंगे ना, स्क्रॉल अप डाउन करके देखेंगे, जहां पर रेड मार्क रहेगा वहां पर आप समझ जाइए कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत आ रहा है ना। जब भी आपको यहाँ पर आएगा तो आपको कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या मिस्टेक कर दिया है। अब यहाँ पर ऐसा बोला गया कि 12 डिजिट का आधार कार्ड होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपको रियल डालना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इट्स बीन डन नाउ। अब हम जाकर चेक कर लेते हैं और कुछ एरर है क्या हमारे इसमें, तो अभी तक कुछ एरर नहीं दिख रहा। देखो जहां पर भी एरर आएगा ना वहां पर आपको रेड आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला है कि मैंने भोपाल सिलेक्ट कर लिया प्रेफरेंस 1 पर और प्रेफरेंस 2 पर भी भोपाल सिलेक्ट कर लिया, तो ये अलाउड नहीं है। पहली बात तो इनको टैब में अवेलेबल नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इंदौर डाल दिया फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम इसको वैलिडेट वापस से करेंगे, नीचे बॉटम में जाएंगे ना तो आपको वैलिडेट डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। अब देखो ऐसा ऑप्शन आएगा आप लोगों के सामने, देखिए आप, ये आएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली, वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। देन हम लोग आगे चलेंगे, ओके करेंगे। सो हमारे सामने अब नेक्स्ट टैब आ जाएगा डिटेल्स का, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का हमको डिटेल डालना है। तो आप यहाँ पर सपोज करते हैं 10th 12th, अब मैंने यहाँ पर सपोज करते, चलो मैं एमपी बोर्ड लिख देता हूँ फॉर एन एग्जांपल। अब आप यहाँ पर लिख देंगे डेट ऑफ पासिंग, आप रैंडम कुछ भी मतलब मैं अभी रैंडम डालकर बता रहा हूँ आप लोगों को, आप आपके अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा कौन सा मांगा है, 10th का मांगा है, आप आपके अकॉर्डिंग इसको पुटअप कर दीजिएगा, ठीक है। सपोज करते मैंने यहाँ पर कर दिया 80%, क्लास ग्रेड ये हो गया फर्स्ट, यहाँ पर आपको टैब में दिख जाएगा और आप पुटअप भी कर लेंगे, इतना बड़ा इशू यहाँ पर नहीं आने वाला, राइट। अब डेट ऑफ पासिंग मांगा है ना तो आपकी मार्कशीट पर जो डेट लिखा रहेगा वो पुटअप कर देना। तो सपोज करते हैं ये मैंने यहाँ पर अभी सिलेक्ट करा था 2007, आया नहीं था क्या मे बी, चलो अभी के लिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 1 सितंबर 2007 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंडेटरी तो 10th का मांगा है, बट ये बाकी मैंडेटरी अभी नहीं मांगा, लेकिन आप पुटअप करेंगे है ना। आपसे मैंडेटरी तो नहीं मांगा, लेकिन ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके बेसिस पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन लिख देंगे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पर लिख दिया एमबीए या सॉरी आपने लिख दिया यहाँ पर इंजीनियरिंग बीटेक जो भी आपका है, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, टाइप कर देंगे है ना। तो ये क्या है एक्चुअली, आपके इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, सॉरी है ना। तो आपने यहाँ पर लिख दिया, सपोज करते हैं यू मेंशन्ड, आपकी यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिख दिया सपोज करते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या करा हुआ है, तो यहाँ पर डिग्री में सिलेक्ट कर लो। जो अगर आपका डिग्री नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन अवेलेबल रहेगा अदर्स का, तो आप उसको अदर्स भी कर पाएंगे वहां पर। स्पेशलाइजेशन आपने ब्रांच सिलेक्ट कर लिया, सपोज करते हैं अभी के लिए चलो आपने ले लिया आईटी ले लिया, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग आप आपको रैंडमली डाल दीजिए, मैंने कब का डाला था यहाँ पर, ठीक है। एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा, ठीक है। चलो फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैं 2012 ले लेता हूँ, परसेंटेज 80, फर्स्ट ग्रेड, ये एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रहा हूं मैं, राइट। अब आप जब भी प्रोसेस करेंगे ना तो आपको क्या आएगा, यहाँ पर एरर आता है तो देखिएगा रेड मार्क कहां पर आ रहा है। आपके पास में जेआईबी सीआईबी यहाँ पर मेंशन कीजिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास में, आपने सीए सीएमए टाइप का कुछ कर रखा है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, राइट। आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है, जो सीए के लिए अप्लाई करेंगे ना पर्टिकुलरली, या फिर आप लॉ के लिए अप्लाई करो तो आपको यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन कर देना है, राइट। डू यू हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको बताया मैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर का एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ना। बाकी अगर आप स्केल 3 पर करेंगे तो आपको यहाँ पर 5 साल का पूछेगा, आप आईटी के लिए करेंगे तो आपसे 1 साल का पूछेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस का कंफर्मेशन लेगा। ऑब्वियसली यू नीड टू सिलेक्ट यस, आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज है यस कीजिएगा यहाँ पर है ना। आपके पास में डिटेल्स कौन सा है कंप्यूटर नॉलेज का, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, नहीं है, आपने हायर स्कूल में पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ सिलेक्ट कर लीजिए कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट। तो ये बहुत डिसेंट है। अगर आपका डिग्री है, आपने आईटी कर रखा है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, आपने क्या कर रखा है, कंप्यूटर लैंग्वेज में कर रखा है, इंस्टीट्यूट कॉलेज में पढ़ रखा है, आईटी एज ए सब्जेक्ट पढ़ रखा है, तो इस तरीके से आपको रिप्लाई कर देना इसमें है ना। सर्टिफिकेट हो तो आप सर्टिफिकेट को भी बता सकते हो कौन सा सर्टिफिकेट है आपका, राइट। तो यहाँ पर मोस्टली बहुत सारे कैंडिडेट्स का कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आएगा, देखो गाइस सबसे पहले हमको कौन सा एक्सपीरियंस लिखना है हम ट्राई करेंगे।
कि लेटेस्ट सबसे पहले हमको लिखना रहेगा, है ना, लेटेस्ट सबसे पहले आएगा और बाद में पुराने एक्सपीरियंस आएंगे। जैसे आप अभी एक बैंक में काम कर रहे हो, सपोज करते हैं आप अभी एक आरआरबी में काम कर रहे हो, उससे पहले आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, तो पहले आरआरबी आएगा, बाद में प्राइवेट सेक्टर आएगा। अभी एक और बार कंफर्मेशन इसी वीडियो में हम लोगों को मिल जाएगा। सपोज करते हैं प्राइवेटली अभी प्रेजेंटली वर्किंग है या नहीं है, तो आपको लिखना है जिस बैंक का डिटेल डाल रहे हो उसमें प्रेजेंटली वर्किंग हो या नहीं। तो आपने लिखा यस यू आर प्रेजेंटली वर्किंग, अब आपने यहाँ पर लिख दिया आपकी बैंक का नाम, ठीक है, यहाँ पर डेजिग्नेशन लिख दिया, ठीक है, आप डेजिग्नेशन पोस्ट का नाम जो भी ग्रेड है आप मेंशन कीजिएगा, कब से कब तक काम कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल 1 सितंबर ले लिया मैंने और यहाँ पर मैं डेट ले रहा हूँ, गलत लोगे आपने अगर एमबीए डाल दिया है ना, और उससे आपका क्लैश हो रहा है टाइम, आप वर्किंग भी थे और एमबीए भी चल रहा था, तो एक चीज काउंट होगा, ठीक है, तो दोनों एक साथ नहीं बता सकते फुल टाइम, अदर्स में डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग। सपोज करते हैं आपने डाल दिया यहाँ पर 2014, सपोज करते हैं, चलो ज्यादा पुराना हो जाएगा अभी के लिए, इसको कर देते 22 से काम कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर अभी टू डेट आ गया। अब यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटीज में आप जो भी काम करते हो, ऑपरेशंस या जनरल बैंकिंग या जो भी एसेट है जो भी आप कर सकते हो, ऑपरेशन एंड सेल्स, या फिर आप एसेट का काम करते हो, रिटेल ब्रांच बैंकिंग में काम करते हो, किसी और फील्ड में काम कर रहे हो, फाइनेंस करते हो, है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हो। रीजन फॉर लिविंग अभी नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या टिक कर रहा है, प्रेजेंटली वर्किंग, क्या टिक कर रहा है अभी, प्रेजेंटली वर्किंग। अब जैसे ही मैं और डिटेल्स ऐड करूंगा, वो कहाँ से डिटेल्स ऐड होगा, अब देखो अब मेरे को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का डालना है, पहले मैं कौन सा डालूंगा, यहाँ पर जो लेटेस्ट है अभी जहां पर करंटली काम कर रहे हैं, या फिर जॉब भी छोड़ दिया आपने तो कहाँ लास्ट में कर रहे थे वहां का आएगा। अब हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऐड मोर, तो ना बॉटम में एक नया टैब ओपन हो गया है, ठीक है, अब ऐड मोर करा आपने तो बॉटम में नया टैब आया, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप डालेंगे, सपोज करते फिर से मैं यहाँ पर अभी XYZ डाल देता हूँ, यहाँ पर कुछ नेम कंफर्मेशन का टैली करने का सॉफ्टवेयर नहीं है। अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या डाला, ये 2005 था, चलो मैं इसको 22 कर देता हूँ, ठीक है, अब इसको मैंने 2022 कर दिया था, 22 से पहले मैं कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा, तो ऐसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर कर दिया, कब से कब तक करा, सपोज करते मैंने 2014 कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने कर दिया 2022। ये भी डेट्स क्लैश नहीं होता है, वैसे आपके पास में जो सर्टिफिकेट में डेट मेंशन रहता है वही डालिएगा। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने डाल दिया तो ये मेरे को मना करेगा, दैट्स वाई मैं थोड़ा अगस्त का डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे बैंक का ज्वाइनिंग यहाँ पर अभी 1 सितंबर दिखा दिया। सेम यहाँ पर मैंने डाल दिया ऑपरेशन एंड सेल्स, ठीक है। अब आपसे पूछेगा, बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं सर हम रीजन फॉर लिविंग में क्या लिखें, तो रीजन फॉर लिविंग में आप करियर ग्रोथ लिख दीजिए, या आपका पर्सनल रीजन लिख सकते हो। करियर ग्रोथ आपने लिखा, आपका ये टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट करके दिखा दिया उसने, टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ्स, तो ये आ गया, राइट। अभी यहाँ पर कुछ एरर आ गया होगा मे बी, ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ पर है ना फ्रॉम डेट नहीं लिया था मैंने, जस्ट ए सेकेंड, तो ये टैब बार बार डिसेबल हो जाएगा, अभी के लिए मैं वापस से डेट डाल देता हूँ। अभी आपके सामने आ गया, टोटल एक्सपीरियंस मेरा मंथ्स में यहाँ पर मेंशन आ जाएगा, इंश्योर कीजिएगा सही हो। फिर आपके अगेंस्ट में कोई सा प्रोसिक्यूशन चल रहा है, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, तो कोर्ट का ऐसा कुछ चल रहा है, तो यस नो उसके अकॉर्डिंग करना, मोस्टली सभी को नो करना है, ठीक है। लैंग्वेजेस कौन सा जानते हो आप, इंग्लिश, हिंदी, अदर्स जो भी है आप डाल दीजिएगा यहाँ पर, रीड राइट पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है वहां पर इंटरव्यू में, आप इतना कर देंगे तो आपको लैंग्वेजेस आती है, इट मीन्स, ठीक है। आपने वैलिडेट करा, यहाँ पर एरर दिखता है, कैसा एरर दिखेगा, ये यहाँ पर दिखा हुआ है वन और मोर एरर, राइट। तो अभी मैं वापस से एरर अभी ऊपर करके दिखाऊंगा कि कहाँ पर एरर नहीं है। ये वीडियो में स्लो ही इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों के छोटा मोटा मिस्टेक होगा वो चल जाएगा। तो यहाँ पर बोला है, देखो ये कॉमन एरर आएगा कि आप लोगों के पास में केवल इंटीजर चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैंने स्पेस लगा दिया होगा तो स्पेस काम नहीं कर रहा है, देखो मैंने यहाँ पर स्पेस लगा दिया था तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, और यहाँ पर भी शायद स्पेस लगा दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या बोला है, मैंने जो नेचर ऑफ ड्यूटीज मेंशन करा ना, यहाँ पर स्पेस लगा दिया, तो ये मैंने स्पेस रिमूव कर दिया। यहाँ पर भी बोला कि यहाँ पर भी स्पेस रिमूव करिए, तो मैंने यहाँ पर भी स्पेस रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर ये मेरा जो हाइलाइटेड आ रहा था रेड में, वो यहाँ से रिमूव हो गया है। तो आप जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे, छोटा छोटा मिस्टेक आएगा, आप रेड मार्क को एक बार पढ़िएगा। अब यहाँ पर देखो प्रेफरेंस के ऊपर टैब आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि आप प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें, है ना, आपके पास में प्रेफरेंस रहता है कि कौन से बैंक में अच्छे नंबर होंगे, तो आपको जाने की इच्छा है ना, अदरवाइज तो बैंक अपने नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको देगा। लेकिन जब आपने सपोज करते हैं कि आपने हिंदी रीजन से बिलोंग करते हो, पहले तो आप देखिएगा कि आपके बैंक में वैकेंसी रिपोर्ट हुआ नहीं हुआ। अगर यूपी से वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुआ, मध्य प्रदेश से वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुआ, आप हिंदी रीजन से बिलोंग करते हो, तो भी उसको फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट कीजिएगा। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो, इन केस एक दो वैकेंसी आ गया तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा, अदरवाइज वैसे भी वो नील में काउंट होगा। तो जहां से आप बिलोंग करते हो, इंश्योर कीजिएगा कि उसको पहले नंबर के प्रेफरेंस में आप सिलेक्ट करें। ये प्रेफरेंस का वीडियो आप लोगों को बहुत काम आएगा उसी में।
फिर उसके बाद में क्या करना है कि आपका जो सेकंड प्रेफरेंस है, जैसे कि हिंदी रीजन से बिलोंग करते हो तो राजस्थान में बहुत ज्यादा वैकेंसी है, तब सबसे पहले फिर राजस्थान सिलेक्ट करेंगे एंड सो ऑन, उसके बाद में आप सिलेक्ट करेंगे। तो इन शॉर्ट मैंने आपको क्या बताया, आपको सारे बैंक सिलेक्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज 4 बैंक सिलेक्ट करके आपसे आगे प्रोसीड नहीं करने देगा। तो मैं रैंडम अभी के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना कि अगर आप हिंदी रीजन से हो तो हिंदी वाले आप सिलेक्ट करें पहले-पहले, और अगर आप सपोज़ करते हैं, आप साउथ से बिलॉन्ग करते हो तो साउथ वाले एरियाज़ ही पर्टिकुलरली सिलेक्ट करें आप, आपके नियर बाय स्टेट्स को सिलेक्ट करें, ठीक है? लेकिन सबसे पहला कौन-सा स्टेट सिलेक्ट करेंगे जो आपका का एक्चुअल में स्टेट है और आप चाहते हो कि अगर वहाँ पर वैकेंसी गलती से भी रिपोर्ट हो गया, ऐड हो गया, तो आपको वो मिलना चाहिए अगर आपके मार्क्स अच्छे रहे तो। तो ये एक बेसिक अप्रोच है जो आप लोगों को अप्लाई करना है, जैसे छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करते हो, एमपी से बिलॉन्ग करते हो, छत्तीसगढ़ का प्रेफ़रेंस सेकंड नंबर पर ले लो, राजस्थान का ले लो, कॉम्पिटिशन राजस्थान में जाएगा, राइट? तो छत्तीसगढ़ में भी जाएगा, वैकेंसी कम है, राजस्थान में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है ना? राजस्थान में कॉम्पिटिशन रहेगा लेकिन कट ऑफ वैसे कम जाएगा क्योंकि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है ना, एक्सट्रीम लेवल पर है, राइट? तो हमने कर दिया यहाँ पर वैलिडेट डिटेल्स, वेरिफाइड सक्सेस। अब आप जैसे ही नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पर एग्री करना है और दोनों में से एक टैब पर एग्री करना है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर मेरा यहाँ पर है ना? इन दोनों में से एक टैब पर यस करना है। आपने कंडीशन पर आई एग्री कर दिया, आपका नाम सेम है जो आपके आईडी प्रूफ में तो यस कीजिएगा, अगर उसमें मिस्टेक है तो यहाँ पर नो करना है, ठीक है? आई हैव अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन, ये आपने करा और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर करेंगे और इसके बाद में ये कंप्लीट हो गया। फॉर एन एग्जांपल मैं अभी होल्ड करता हूँ, आपको नोटिफिकेशन पढ़कर बताता हूँ। आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीड हो जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट प्रोसेस। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, पेमेंट प्रोसीड करना पड़ेगा। आपसे इन केस मिस्टेक हो जाता है, बाद में आपको लगता है फॉर्म फिल अप करने के बाद में सर मुझसे मिस्टेक हो गया, तो जो भी लेटेस्ट फॉर्म रहेगा वो आपका कंसीडर करा जाएगा, है ना? आप इसके बाद में नया फॉर्म भी डाल सकते हो बाद में, लेकिन जो लेटेस्ट फॉर्म रहेगा उसका एडमिट कार्ड आएगा, पुराना नहीं आएगा। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, केवल एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, कोई सा भी एक पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हो, सारे पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे। अब मैंने यहाँ पर कंटिन्यू सिलेक्ट करा। अब यहाँ पर मुझसे लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन पूछ रहा है, यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में माँग रहा है और एसएससी मेरा 10th का सर्टिफिकेट माँग रहा है, राइट? तो बाकी यहाँ पर आपने देखा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये सब तो माँगा नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट माँगेगा नहीं। हमने इनिशियली रिजर्वेशन के लिए देखने के लिए अप्लाई करा था कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अभी अपलोड तो नहीं करना है। सॉरी। यहाँ पर आप आपका फाइल अपलोड कर देंगे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप लोगों को कहाँ पर मेंशन्ड है? हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप लोगों को मेंशन्ड रहेगा आपके नोटिफिकेशन के पीडीएफ में, ठीक है? वहाँ से आप उठा लीजिएगा। नहीं तो अभी आपका जो गाइडलाइंस मेंशन था ना, यहाँ पर देखिए, ये ब्लू कलर पे टिक करना, ये ओपन होगा। वन मोर थिंग कि आप लोगों को ध्यान रखना है, सिग्नेचर और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो कैपिटल में नहीं करना है। पूरा गाइडलाइंस यहाँ पर मेंशन्ड है। यहाँ पर आप लोगों को देखना रहेगा कि यहाँ पर अगर उन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको टाइटल में क्या लिखना है, देखो ये लिखा हुआ है। अगर मैं आपको ज़ूम इन कर दूँ, तो यहाँ पर लिखा है कि टेक्स्ट जो आपको हैंड रिटन में लिखना है, ब्लैंक पेपर पे लिखना, ब्लैक पेन से लिख सकते हो। उसको फिर क्या करना, आपको फ़ोटो क्लिक कर लेना, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना या फिर जेपीजी में जैसा एक्सेप्टेबल होगा, वैसा कर दीजिएगा। यहाँ पर जेपीजी में माँगा तो फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देना। इंश्योर कीजिएगा कि उसका डायमेंशन बहुत कम हो, साइज़ बहुत कम हो, ठीक है? क्लियरली विज़िबल होना चाहिए। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा ही लिखेंगे आई और आपका नाम लिखना है ना? ये नेम ऑफ द कैंडिडेट मत लिखिएगा, आपका नाम लिखिएगा कुशल जैसे मैंने नाम बोला, ऐसे नाम लिखना है। Hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required और ऐसा पूरा ब्रैकेट और ये सब लगा लेना जहाँ पर मेंशन हो, ब्रैकेट तो नहीं लगेगा, तो आपको आपका नाम डालना रहेगा। फिर इसके फोटो को क्लिक कर कर यहाँ पर अपलोड करना, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना। आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कीजिएगा। अपलोड करेंगे, आपने कंफर्म करा, यस कर देंगे आप लोग। डिजी लॉकर से आपका आप मोबाइल नंबर और ये सब आप यहाँ पर करना चाहते हो, है ना? कनेक्ट करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नो भी कर सकते हो और यहाँ पर सबमिट करके पेमेंट कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगा, इसके बाद में कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, राइट? तो ये था पूरा फॉर्म फिल अप को लेकर। अब पेमेंट प्रोसेस लास्ट बचा हुआ है, आई होप वो आप कंप्लीट कर लेंगे। इन केस आपसे कुछ मिस्टेक भी हो जाता है, तो आप इंश्योर कीजिएगा कि नया फॉर्म फिल अप करते हैं। ऑलराइट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।